हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछली क्लास में हमारे कुछ टॉपिक बच गए थे जिसमें हमने, ये तो पता ही होगा आपको, ये बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो उसमें हमने डाइवर्जेंस निकाल लिया था। डाइवर्जेंस ऑफ सदिश क्षेत्र का क्या होता है, लिमिट डेल वी टेंड्स टू 0 1/dv, ये निकाल लिया था। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे आगे, इसके बाद में हम डिफाइन करेंगे क्या, ये हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये वाला है। इसमें क्या करना है, इसको इसके बराबर, इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें कि डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डेल डॉट ए के इक्वल होता है। तो जो अपना हेडिंग डाली है अपनी, रिलेशन बिटवीन लिखिए, वो आप लोग लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड डेल डॉट ए। अब आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने वो डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाला था, तो इतना तो पता होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ क्या होता है। तो अब देखिए, हम जानते हैं वी नो डेट, इधर से स्टार्ट करते हैं। वी नो डेट क्या, डेल फाई क्या होता है, अभी निकाला था हम लोगों ने थोड़ी देर पिछली क्लासों में। E1 H1 कैप डेल फाई डेल U1, ये तो गई U1 के लिए। ये डेल U2, ये अपना आ गया डेल U3। तो यहाँ तक हो गया, हम जानते हैं डेल फाई ये होता है। अब हमें क्या देखना है, ये तो हमें पता ही है। अब डेल संकारक क्या होता है, डेल संकारक वो भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, E1 H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 H3 डेल अपॉन डेल U3। ये हो गया आपका डेल संकारक। अब देखिए कुछ, अब लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए छोटी सी, यहाँ लिखिए, यहाँ U1 U2 तथा U3 एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ, पिछली क्लास में मैंने बताया था स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, डेल U2 अपॉन डेल U1 इक्वल टू 0। तो यही चीज़ यहाँ लिखते हैं, लिखिए डेल U2 डेल U1 इक्वल टू डेल U3 डेल U1 इक्वल टू 0, डेल U1 डेल U2 डेल U3 डेल U2 इक्वल टू 0। और यही चीज़ नीचे करनी है, डेल U3 सॉरी यहाँ 1 ये 3 डेल U2 डेल U3 इक्वल टू 0। ये हो गए यहाँ तक। अब ये उतारने के बाद में हम क्या, ये उतार लीजिए आप, उसके बाद में क्या करते हैं हम, ये डेल संकारक अपना, अब डेल है, ये तो ऑपरेटर है, ये किसी पे भी ऑपरेट हो सकता है या किसी भी सदिश पे ऑपरेट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस पे U1 को ऑपरेट करवाते हैं, U1 को। जैसे U1 को ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, डेल U1 इक्वल टू, देखिए क्या क्या होता है,
E1 H1 डेल U1 प्लस E2 H2 डेल U1 डेल U2 U1 डेल U3। ये हो गया। अब ये हो गया तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है U1 U2 U3 एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो मतलब इनके यानी कि U1 का U2 पर, U3 का U2 पर, या फिर U2 का U1 पर, U3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो देखिए यहाँ से 0 और ये भी 0, ये 0 हो गया तो डेल U1 इक्वल टू ये 0 और U1 का U1 के सापेक्ष कितना हो जाएगा मान 1। क्या बचा E1 कैप H1। E1 का मान निकाल लो यहाँ से H1 डेल U1। ये हो गया हमारा किसका मान डेल U1 का। सिमिलरली इसी प्रकार E2 का मान कितना होगा E2 कैप H2 डेल U2 E3 H3 डेल U3। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। E1 का और मान क्या हो सकता है साइक्लिक ऑर्डर में देखें तो जैसे E1 कैप E2 कैप और ये हो गई E3 कैप। जैसे हमारा होता था ना I J K साइक्लिक ऑर्डर में, तो E1 क्या हो सकता है देखिए इसके अलावा E1 हो सकता है E2 क्रॉस E3। सही है। हो गया। अब होने के बाद में E2 और E3 का मान रख दीजिए। E2 का मान ये रहा, E3 का मान ये रहा, तो H2 डेल U2 क्रॉस H3 डेल U3। ये मान रख दिया। रखने के बाद में जो बाहर है उसको, ये जो H2 H3 इसको बाहर ले लो, डेल U2 क्रॉस डेल U3। ये हो गया। अब इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर दे दो, जैसे इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इन तीनों को दे दो इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गए हमारी इक्वेशन 4, तो ये हो गई इक्वेशन 5। दिख तो रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक। ये वाला नहीं दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये जो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये वाला है डेल U2 डेल U3 इक्वल टू 0, साथ में ये है डेल U1 डेल U3। ये है तो 1 2, और इसके बाद में अगर ये ना दिख रहा हो तो फिर ये लिख लेना, और लिखने के बाद में हम आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा E1 का मान। अब E2 क्या होगा, देखिए उधर E2 क्या होगा, E3 कैप क्रॉस E1 कैप। इसका मान रख दीजिए
H3 डेल U3 क्रॉस H1 डेल U1। ये एन एस का मान, E3 का मान कितना है, H3 डेल U3। इसको बाहर ले लो, H1 H3 क्रॉस डेल U3 क्रॉस डेल U1। ये हो गया अपना E2। अब E3 कितना हो गया, E3 देखिए, E3 E1 कैप क्रॉस E2 कैप। E1 का मान रख लीजिए H1 डेल U1 क्रॉस H2 डेल U2। H1 को और H2 को बाहर ले लो, डेल U1 क्रॉस डेल U2। ये हो गया। ये होने के बाद में अब इसको इक्वेशन नंबर 5 आना है, तो इसको तो दे दो 6, सॉरी ये वाली दे दो 6, और ये E3 का मान है जो, इसको दे दो 7। अब देखिए इक्वेशन 5, 6 और 7 क्या कह रही है। क्या कह रही है, अब देखिए, अभी जो हमने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकाला था, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये सिर्फ उतारना नहीं है आप लोगों को, इसलिए समझने के लिए है। तो उसमें हम लोगों ने एक बात की थी कि किसी भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर क्वांटिटी को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जैसे A1 आई नहीं आएगा, E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप, IJK। ये फर्स्ट ईयर में था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाले E1 E2 ये ले लो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही बात थी, अगर आप लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इसके नीचे आप अगर चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं कि किसी भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ये वाला। तो ये वाली टर्म यहाँ उतार लो, A इक्वल टू A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 कैप। यहाँ तक लिख लिया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 पे क्या करो, दोनों तरफ डेल ऑपरेट कर दो। डेल ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल A, और ये पूरा डेल, और ये पूरी की पूरी इस पूरी टर्म पे ऑपरेट हो गई। पूरी टर्म पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो पूरी टर्म पे ऑपरेट होगा तो इसको अलग अलग ऑपरेट कर दो। अलग अलग ऑपरेट कैसे करेंगे, डेल A डेल A1 E1 कैप प्लस डेल A2 E2 कैप प्लस डेल A3 E3 कैप। अभी यहाँ इक्वेशन नंबर 9 डालनी है, और जगह इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, समीकरण 9 के लिखिए, समीकरण 9 के केवल प्रथम पद को हल करने पर, या फिर समीकरण 9 के प्रथम पद को हल करते हैं। समीकरण 9 के प्रथम पद से। अब समीकरण 9 का प्रथम पद देखिए क्या है, डेल A1 E1 कैप। अब E1 का मान रख दीजिए यहाँ पे। E1 का मान कितना है देखो, E1 कितना है, E1 मिटा दिया, कितना था E1 अपना, E1 H1
और S3 था। ये हो गया हमारा क्या, E1 हो गया हमारा। अब देखिए ये डेल है, ये पूरी टर्म पे ऑपरेट हो रहा है, और ये वाली है, ये दो टर्म है। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये वाली है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉस्ट प्रोडक्ट वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो क्या होगा, तो एक सर्वसमीका है, सदिक वी नो डैट, जानते हो तो भी ठीक है और नहीं जानते तो भी लिख लो वी नो डैट। क्या लिखोगे वी नो डैट में? सदिश सर्वसमीका से क्या लिखोगे? सदिश सर्व समीका से। अब सदिश सर्वसमीका क्या है? जैसे ये डेल है, ये फाई और ये बी। फाई तो क्या है हमारे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, और बी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसे ऑपरेट होगा इस पर एक बार देखिए, डेल फाई बी प्लस डेल बी और ये फाई, ऐसे ऑपरेट होगा। अब मान लो क्या मानना है, फाई तो क्या है हमारा लेट, फाई इक्वल टू A1 H1 S3, और जो बी सदिश क्या है हमारा, डेल क्रॉस U1, सॉरी डेल U1 क्रॉस डेल U3। ये हो गया हमारा क्या, ये बी सदिश। अब इसका मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो कैसे मान रखेंगे, सर्वसमीका में मान रखेंगे तो फाई A1 H1 S3 बी डेल U1 क्रॉस डेल U3, कैसे होगा, डेल फाई ये डेल A1 H1 S3 डेल U1 क्रॉस डेल U3 प्लस A1 H1 S3 डेल U1 क्रॉस डेल U3। हो गया पूरा। इसके बाद देखिए अब आगे कुछ हो रहा है कि ये डेल इन दोनों पे ऑपरेट हो रहा है। ये कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी वाली क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर इसके लिए भी अब फिर से करना पड़ेगा वी नो डैट। क्या जानते हैं हम, वी नो डैट डेल क्रॉस डी इक्वल टू डेल क्रॉस सी, क्या हो गया, डेल क्रॉस सी डी माइनस डेल क्रॉस ये फिर से एक सर्वसमीका लगा दी। ये जो सर्वसमीका है ना, ये केवल इस वाली टर्म के लिए है। ये टर्म ऐसे कैसे, इस वाली टर्म के लिए है, दिख रही है ना, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के लिए है ओनली ये सर्वसमीका। तो इसको सोल्व करते हैं हम। इधर से उतार लिया होगा आप लोगों ने, मिटाते हैं यहाँ से। अब एक चीज़ देख लीजिए, इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। और डायरेक्ट कैसे, ऐसे डेल
क्रॉस डेल फाई, डेल क्रॉस डेल फाई। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आप चाहे तो चूंकि लगा के लिख सकते हैं। दो सेम डायरेक्शन के, लिखिए, दो सेम डायरेक्शन की क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। लिखिए, या फिर ना लिखे तो बस याद रखिए आप लोगों को कि इसका मान कितना होता है? 0। और वो क्यों होता है? सेम डायरेक्शन की वजह से, सेम डायरेक्शन की वजह से। ये इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, फिर इसकी और इसकी भी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0। एग्जाम्पल कीजिए, जैसे डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0, बिकॉज ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है हमें? 0। कितनी प्राप्त होती है? 0। तो ये लिख लिया। अब चलते हैं आगे। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0 इस वाली सर्वसमीकरण से। तो मान ये रखिए, डेल ए H1 S3 डेल क्रॉस U1 U3 कितना बचा? वो 0 हो गया, तो डेल A1 H1 S3 क्या आया? क्रॉस डेल U1 क्रॉस डेल U3। अब E1 का मान कितना था? हमने E1 का मान कितना निकाला था? समीकरण कितना था वो? कितना था समीकरण? कितना था वो पिछले, जिसमें हमने E1 का मान निकाला था? जो भी था समीकरण 8, समीकरण 7, 8, 9, समीकरण 7 होगा से E1 का मान लेने पर E1 का मान कितना होता है? E1 कैप इक्वल टू H1 S3 डेल U1 क्रॉस डेल U3। अब इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल U1 क्रॉस डेल U3 E1 कैप H1 S3 हो गया। A1 E, ये भी किसके इक्वल है? E1 के। तो क्या हो जाएगा? डेल A1 E1 कैप इक्वल टू डेल A1 H1 S3 क्रॉस E1 H1 S3। ये कैंसिल आउट, क्या बचा? डेल A1 E1 कैप इक्वल टू डेल A1 E1 कैप। ये बच गया हमारे पास। सॉरी, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये एज इट इज हमारे पास ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। कैंसिल आउट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये डेल ऑपरेट हो रहा है इनके साथ। तो डेल ऑपरेट हो रहा है, तो जैसे ये रहा डेल A1 H1 S3 H1 S3, ये आगे आ जाएगा। अगर ये दोनों बाहर होते हैं, इस डेल ऑपरेट नहीं हो रहा होता इन दोनों के ऊपर, तो फिर ये कैंसिल आउट हो सकते थे। ऐसे हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर कितनी आ गई हमारी? जो भी है तुम अपने हिसाब से क्वेश्चन डाल लेना। यहां तक मान आ गया। अब नीचे लिखिए, वी नो डैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। देखिए ये क्या है? डेल, और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जो भी है हमारी पास स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? डेल फाई, और यही तो होता है हमारा ग्रेड फाई। यही तो निकाल रखा हमें। तो लिखिए, वी नो डैट
वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अदिश क्षेत्र की प्रवणता से। यहाँ तक कर लिया। अब लिखिए अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से, अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से। अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती थी हमारे पास? जैसे ये था डेल फाई, तो हमारे पास होता था E1 H1 डेल फाई डेल U1, ये था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फाई की जगह क्या है? ये वाली वैल्यू कहाँ गई? ये, तो ये रखिए यहाँ पे। ये फाई मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे वैल्यू आ गई तो फिर यहाँ पे भी यही वाली वैल्यू पुट होगी, तो ये लो A1 H1 S3 और ये वैल्यू ऐसे ही चलती जाएगी। फिर E2 डेल U2 A2 S3 H1 प्लस E3 S3 डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2। अदिश क्षेत्र की परिमाणता से हमने ये निकाली। अब इसको इक्वेशन कितनी दी थी? जो भी थी हमारी इक्वेशन, जो भी आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, और इसको इक्वेशन दे दीजिए। अब इतना लिखिए, इस इक्वेशन से मान इस इक्वेशन में रखने पर, और जैसे मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? डेल A1 E1 कैप इक्वल टू E1 H1 S3। अब देखिए हमें पता ही है, जैसे I डॉट आई इक्वल टू 1, I डॉट जे इक्वल टू 0, I डॉट के इक्वल टू 0, ये होता है। उसी प्रकार E डॉट इक्वल टू 1, E डॉट 1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 0, E डॉट 1 E3 इक्वल टू 0। ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो, वरना ये बेसिक सी चीज़ें सबको पता होती हैं। आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगी। तो E1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा? 1 हो जाएगा ये, और A1 E1 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1। हमने E1 का मान क्या लिख लिया? गलत लिख लिया। गलत तो नहीं है यार, E1 हो चुका है E1 का मान हम लोगों ने गलत लिख लिया। E1 का मान क्या होता है? E1 का मान होता है U2। जहाँ जहाँ 1 किया है वहाँ वहाँ 2 कर दो, जहाँ जहाँ 2, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। E1 क्या होता है हमारे पास? E1 ये होता है S2 S3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, ये भी कितना हो जाएगा? 2।
सही है, समझ गए। यहाँ पे हम लोगों ने E1 का मान थोड़ा गलत कर दिया था। पूछ रहा था मैं आप लोगों से कि क्या E1 का मान, मैंने तो मिटा दिया था, आप लोग याद रखते हैं नहीं। अब देखिए ये E1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ 1, H1 H2 और ये हो गया अपना H3। अब साथ में क्या आएगा, डेल U1 A1 H1 H3 H2 H3 आएगा इसमें, H2 H3। H2 H3 इसमें भी H2 और H3 यही आएगा। A1 E1 सही है, यहाँ पे भी H2 और H2 और 3 आएगा। टू और 3 आएगा, H2 H3। और देख लीजिए कहीं बच गया हो तो E1 का मान, इस E1 के मान ने पूरा क्वेश्चन अभी तो पूरी डेरिवेशन गलत करवा देता है। ये E1 हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 0, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 0। क्या मिला हमें लास्ट में, डेल A1 E1 कैप 1/H1 H2 H3, साथ में क्या बचा डेल U1 A1 H2 H3। यहाँ तक कर लिया। अब लिखिए, ये तो E1 का मान आ गया। अब उसमें ये तो हमारा प्रथम पद था, प्रथम पद लेके किया था ना, बाकी के दो भी तो है ना, तो लिखिए सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली डेल A2 E2 कैप 1/H1 H2 H3 डेल U2 A2 H3 H1 डेल A3 E3 कैप कितना होगा 1/H1 H2 H3 डेल U3 A3 H1 H2। हो गया यहाँ तक। यहाँ तक होने के बाद में आगे लिखिए, इसको जो आपकी इक्वेशन आ रही है ना, आप इस इक्वेशन देते हुए आ रहे हो, वो इक्वेशन दे दीजिए और रखिए समीकरण 5 से। समीकरण 5 क्या था हमारा, डेल A, और क्या था समीकरण 5, डेल A E1 कैप प्लस डेल A2 E2 कैप प्लस डेल A3 E3 कैप। ये हो गया। अब इन समीकरणों से इनके मान यहाँ रख दीजिए। मान रखने पे हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 1/H1 H2 H3, ये तो सब में कॉमन है, डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल U2 A2 H3 H1। ये मिटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी क्वेश्चन लंबी हो रही है हमारी। आप वीडियो पॉज करके उतार लेना, बाकी का उतार लो आप लोग। डेल U3 A3 H1 H2, ये हमें हो गया क्या प्राप्त।
ये जो प्राप्त हुआ है हमें, ये किसके इक्वल होता है, निकाला था हम लोगों ने, डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ए इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए। किसके बराबर आ गया हमारा ये, इसके इक्वल आ गया, किसके, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू डेल डॉट ए। यही प्रूफ करना था हमें, यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो डेल डॉट ए के बराबर होता है। दिख तो रहा होगा तुम लोगों को। और हाँ, जैसे मैंने आपकी वो कमेंट देखी थी कि पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने, सॉरी आप लोग ये उतारिए, मैं बताता हूँ, ये एक बार उतार लीजिए फटाफट। ये आपकी मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकली चलेगी, और एक बार जब मैथमेटिकल कंप्लीट हो जाएगी ना आपकी, उसके बाद आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट होगी। कौन सी होगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट होगी। और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डेल स्क्वायर फाई का मान ज्ञात करना, डेल स्क्वायर फाई। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है, या तो उसका ग्रेडियंट निकलवाएगा, या डाइवर्जेंस निकलवाएगा, या डिफरेंस निकलवाएगा, या फिर वो जो रिलेशन निकाला था हम लोगों ने वो रिलेशन इन दोनों के बीच में जो ये भी निकाला है वो रिलेशन, या फिर ये वाला डेल स्क्वायर फाई का मान, जो हम अभी आगे करेंगे। लेकिन जहाँ तक अभी तक उसने जो क्वेश्चन पूछा ना, जो पिछले क्लासों में पढ़े ना, वहीं से एक क्वेश्चन तो वहीं से पुटअप किया है। बहुत कम है कि ये यहाँ तक डेल स्क्वायर फाई यहाँ तक पहुँच पाता है। तो हमें क्या करना है, अच्छे से जो पढ़ा है वो पढ़ना है, और अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना है अच्छे से। आपकी ये क्लास, आज की जो क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है, और आपकी क्लास आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।